गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट आपके बुक से स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं पहले इसका बेसिक लेके चलता हूँ, है ना। इसके लिए आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, उस इंस्ट्रक्शंस को आप लोग फॉलो करेंगे। फॉलो करना क्या है कि आप लोगों को अभी मैं जो समझाऊंगा उसको समझना अच्छे तरीके से, मतलब वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि कि आपको वो सारे चीज समझना है। सबसे बड़ा बात आया कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा रिकैप हो जाए, है ना। चेंज क्या है, तो चेंज नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री में दो चेंज पढ़ते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में दो टाइप के चेंज पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिजिकल चेंज, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग क्या, केमिकल चेंज। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, केमिकल चेंज। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के दौरान, कहने का मतलब है कि कोई भी नया सबस्टेंस बनने के दौरान जो हम लोग केमिकल चेंज को जिस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं आसान बनाने के लिए, उसी स्टडी को हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं, है ना। मैं पहले फिजिकल चेंज और पहले केमिकल चेंज की बात करूं कि आखिर ये फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो वैसा चेंज जिसमें मैटर अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जो उसका ओरिजिनल गुण होता है, अगर उसको नहीं बदलता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अगर कहा जाए कि मेरे पास एक कपड़ा हो और कपड़ा को मैं फाड़ दूं, कपड़ा को मैं क्या करूं, फाड़ दूं, तो बताइए नया पदार्थ बना या वही रह गया। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या कि सर कपड़ा तो आपने फाड़ दिया तो ये नया हो गया। नहीं, कपड़ा मैंने फाड़ा, कपड़े के गुण के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, है ना। मैंने कपड़े को फाड़ा, मैंने उसके गुण के साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसलिए वो कौन से चेंज में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। ये बातें थी। अब क्या करें कि थोड़ा सा दूध लें, है ना, दूध में एक बूंद नींबू डाल दें, दूध फट जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये केमिकल चेंज है। कैसे, क्योंकि जो फटने के बाद जो दूध है और जो पहले जो दूध था, फट गया दूध उसके बाद और जो पहले था उसके, है ना, दोनों के बीच जो प्रॉपर्टी है, दोनों के प्रॉपर्टी में बहुत अंतर आ चुका है। तो ऐसा चेंज कहलाता है क्या, केमिकल चेंज, है ना। याद रखेंगे फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी मतलब क्षणिक भर के लिए, और केमिकल चेंज जो होता है वो होता है परमानेंट। तो हम लोग इसी का स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके कोई टीचर चश्मा पहने हुए हैं, आपके कोई टीचर चश्मा पहने हुए हैं, गलती से वो चश्मा नीचे गिर जाता है और चश्मा का शीशा टूट जाता है, चश्मा का शीशा टूट जाता है, आप बताइए ये केमिकल चेंज था या फिजिकल चेंज। मैं आपको इसलिए ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि केमिकल चेंज अगर आप समझेंगे तभी आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा, और जब केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा तो इसी केमिकल रिएक्शंस को उसके सिंबल, है ना, उसके वैलेंसीज, इन सभी चीजों की सहायता से आप केमिकल इक्वेशन भी समझ पाएंगे। इसीलिए आपको पहले समझना ज्यादा जरूरी है। कौन, तो वो है केमिकल चेंज। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपके एक शिक्षक चश्मा पहने हुए हैं, गलती से वो चश्मा गिर जाता है, चश्मा गिरने के बाद उसका शीशा टूट जाता है, आप बताइए ये कैसा चेंज है, शीशा का टूटना। तो नॉर्मली बोलेंगे सर शीशा तो टूट गया, अब उसको हम वापस जोड़ नहीं सकते हैं, है ना, तो ये कैसा केमिकल चेंज है। जबकि नहीं, शीशा टूटा, शीशा का प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया, है ना। शीशा का क्या टूट गया, तो शीशा का जो ग्लास था वो ना टूट गया, चश्मा में जो ग्लास लगा हुआ था वो टूटा, शीशा का गुण नहीं टूटा, शीशा नए सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल चेंज कहते हैं। अब आपके बुक की ओर से मैं चलता हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक मैटर्स के आपस में मिलने के कारण, दो या दो से अधिक मैटर्स के आपस में मिलने के कारण, है ना, एक नए
और अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये कहलाता है आपका क्या, केमिकल रिएक्शन। ये क्या कहलाता है आपका, केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे यहाँ पर डिफिनीशन देख लें कि द प्रोसेस इज in which two or more substances formed a new substance of different properties due to chemical change is called chemical reactions। ये एक डिफिनीशन मैंने लिखा। इस डिफिनीशन के मुताबिक मैंने लिखा क्या है, जो समझ लिए, मैंने लिखा है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिलेंगे, आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, है ना। तो आपस में मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, जो कि होगा कैसा, अलग गुण वाला। किसके कारण, तो केमिकल चेंज के कारण। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक पदार्थ, है ना, ऐसा भी इसमें होता है, इसके डिफिनीशन में ये भी हम लिख सकते हैं कि कोई एक पदार्थ दो अलग अलग नए गुण वाले पदार्थों में टूट जाता है, उसको भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे कि द प्रोसेस in which a substance broken down into two or more substances having different properties is called chemical reaction। इसको भी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है ना। मैंने जो लिखा है बोर्ड पे, मैं आपको समझाते चलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे, है ना, जितना सिंपल डिफिनीशन हो सके मैं आपको ये समझा सकूं। मैंने ये लिखा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें दो या दो सबस्टांस आपस में मिलते हैं, दो या दो सबस्टांस मिलकर निर्माण करते हैं एक नए सबस्टांस का, जिसका गुण पहले वाले से अलग होता है, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। इसके बाद मैंने लिखा है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई एक सबस्टांस दो टूट जाता है, कैसे, तो एक या दो से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों में, तो उसको भी कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अब मैं अगर इसकी बेसिक डिफिनीशन की बात करूं, ये तो डिफिनीशन जो था मैंने समझाने के लिए लिखा, जो आप लोगों को डिफिनीशन लिखना है, जो आप लोगों को पढ़ना है, वो डिफिनीशन है कि केमिकल सबस्टांसेस आर द प्रोसेस processes in which new substances with new properties are formed हो गया। ये था आपका क्या, तो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है यही है जो आपके बुक में दिया हुआ है, हम लोग भी यही पढ़े हैं, आप लोगों को भी यही पढ़ना है। लिखा हुआ है केमिकल सबस्टांसेस, है ना, सॉरी यहाँ पे सबस्टांसेस नहीं, केमिकल रिएक्शन होगा, गलती से मुझसे लिखा गया था, इट्स माय अपॉलॉजी। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है नए गुण के साथ, ऐसा होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, है ना, आपका जो होता है एटम्स, वो करता क्या है कि अरेंजमेंट को अपना चेंज करता है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, दो या दो से अधिक एटम अलग अलग
है ना, और उनको केमिकल चेंज करवाया जाएगा। तो ये जो एटम्स होंगे जिससे कि आपका एलिमेंट या कंपाउंड बना हुआ होगा वो रीअरेंज करेगा, है ना, मतलब अपने आप को रीअरेंज करेगा और बनाएगा एक नया पदार्थ। तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना। अब लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग, है ना, यहाँ पे एक चीज और लिख लें आप लोग कि केमिकल रिएक्शंस are always retained in a statement. For example, when a piece of coal is burning in the presence of oxygen, then they formed carbon dioxide gas and acids। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने क्या लिखा, कि मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शंस वैसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि नए पदार्थ, है ना, नए गुण के साथ तैयार होते हैं। जैसे कहना दूध से दही का बनना, है ना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जलेगा तो बनाएगा राख और छोड़ेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लकड़ी का गुण और कार्बन डाइऑक्साइड और एस का गुण सारा का सारा अलग होता है ना। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि जैसे दूध से दही बना, तो दूध का अपना गुण दही के अपने गुण से बहुत अलग होता है ना। तो इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, है ना, कि जब केमिकल रिएक्शन में कोई नया पदार्थ नया गुण वाला तैयार होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शंस को हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, और आप जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको लिख दिया जाता है आपका सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, जबकि केमिकल रिएक्शन को हमेशा लिखा जाता है स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। तो ये था केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि जब कोयला का एक टुकड़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, जब कोयला का एक टुकड़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या क्या बनाएगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होगा गैस के फॉर्म में, और छोड़ेगा एस मतलब राख जिसको हम लोग कहते हैं। ये दो चीज का निर्माण होगा, है ना। तो ये मेरी बातें थी, आप समझ सकते हैं कि क्या कोयला का गुण क्या इस कार्बन डाइऑक्साइड के गुण के जैसा है, दोनों का गुण सेम है। तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स नहीं है सेम। क्यों नहीं है सेम, क्योंकि कोयला सॉलिड था, कोयला कैसा था, सॉलिड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा था, गैस था। कोयला जो था थोड़ा हार्ड था, क्या था, हार्ड था, जबकि एस कैसा है, सॉफ्ट हो चुका है ना, जबकि है एस भी सॉलिड, है ना, कोल भी क्या था, सॉलिड। तो ये सारी बातें होती है केमिकल रिएक्शंस में। अब होता है कि केमिकल रिएक्शंस में जो चीज भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस सबस्टांस का इस्तेमाल किया जाता है नए सबस्टांस को बनाने के लिए, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। और जो नया सबस्टांस का निर्माण होता है उस नए सबस्टांस को कहा जाता है प्रोडक्ट, है ना। नए सबस्टांस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। लेकिन इससे भी पहले कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है इसको हम लोग जान लें, है ना। तो यहाँ लिखते हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change, atoms of one element do not change into those of another element, another element only a rearrangement of atoms takes place, है ना। only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction,
इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, मैं कोशिश ये करूंगा कि आप ही के बुक की सहायता से, है ना, मैं आपको छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं मेन जो आपको मुझे लगता है कि मुझे ये आपको बता देना चाहिए, मैं सिर्फ उसी को बताने का कार्य करूंगा, है ना। तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहे। आज ये मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ और कल का जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा वो आपके लिए आप ही के बुक का नोट्स होगा, है ना। साथ में मैं बड़े बड़े टॉपिक जो भी हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को खत्म करने का प्रयास करूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो फॉर्मेशन दो चीजों का हो सकता है। अगर एयर सप्लाई बहुत अच्छा हो तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर एयर सप्लाई अच्छा ना हो, मतलब कार्बन के अमाउंट के मुताबिक एयर का सप्लाई उसको अच्छे से ना मिले, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पे दोनों चीजें कि कार्बन को जलाए ऑक्सीजन की सहायता से, कार्बन को जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिला तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बढ़िया से देखिए, क्या कार्बन ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट कर गया? नहीं। क्या ऑक्सीजन का एटम कार्बन के एटम में कन्वर्ट कर गया? नहीं। हुआ यहाँ क्या कि कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम एक दूसरे के साथ रीअरेंज करके, है ना, सिर्फ अपने एटम्स को इधर उधर रीअरेंजमेंट किया, है ना, ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का एटम जो है कार्बन में कन्वर्ट कर गया या कार्बन का एटम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ कुछ नहीं, सिर्फ एटम्स के रीअरेंजमेंट हुए। किसके दौरान? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये बातें थी। अब यहां से आप देखिए कि कार्बन मेरा सॉलिड था, ऑक्सीजन मेरा गैसियस स्टेट था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा कैसा स्टेट है? गैसियस स्टेट है ना। फिर मैंने बोला कि अगर हवा कम मिले, अमाउंट ऑफ एयर बहुत कम हो, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस दौरान क्या हुआ कि कार्बन फिर सॉलिड था, आपका ऑक्सीजन फिर जो है क्या था? गैसियस स्टेट में था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से स्टेट में था? तो आपका था गैसियस स्टेट में। तो कहने का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान नए पदार्थ बनते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि कार्बन ऑक्सीजन की सहायता से जलकर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। मतलब नया पदार्थ बनाने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ गई यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कहलाया रिएक्टेंट, क्योंकि इसने केमिकल रिएक्शंस में भाग लिया। जबकि रिएक्शंस होने के बाद हमको क्या मिला? तो मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाया? प्रोडक्ट कहलाया, है ना। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमको रिएक्टेंट्स की आवश्यकता होती है। और रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं? तो वैसे सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स, है ना। दोज substances which take part in a chemical reaction are called reactants। एंड इसी में देख लेते हैं प्रोडक्ट कि during a chemical reaction a new substance is formed with new properties is called product। अब इसको आप लोग फिर से समझ लिए कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस भाग लेता है, जैसे अभी तुरंत मैंने कहा था कि कार्बन जो है ऑक्सीजन की हेल्प से जलेगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करने के लिए आया, है ना। ये सब्सटेंस नया नहीं बना, अभी कार्बन और ऑक्सीजन आपका केमिकल रिएक्शन करने को तैयार है ना। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करने को तैयार है या फिर जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको कहा जाता है क्या? तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है।
इसके बाद है प्रोडक्ट कि जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमको नया सबस्टांस नया प्रॉपर्टी वाला मिला, उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये बात था रिएक्टेंट का और यही बात था किसका? तो आपका प्रोडक्ट का। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, है ना। समझिए इसको कि क्या होता है ना। जैसे आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कि हमेशा जो आपका होता है ये केमिकल रिएक्शन, इसको लिखा कैसे जाता है? तो लिखा जाता है हमेशा कौन से चीजों में? तो लिखा जाता है इसको स्टेटमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लिखते हैं किस चीज में? सिंबॉलिक फॉर्म में, तो यही बन जाएगा क्या में? तो आपका बन जाएगा ये केमिकल इक्वेशन, है ना। तो आपको इसको देख लीजिए कि क्या है आपका ये एग्जाम्पल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं कि व्हेन carbon is burnt in the presence of air, then एयर के जगह पे लिख देता हूं ऑक्सीजन, यहां पे मैं ऑक्सीजन, then a new substance carbon dioxide is formed, is formed। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैंने लिखा है कि कार्बन, है ना, जो कि कौन सा स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। रिएक्शन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में था? गैसियस स्टेट में। और मिला कहां से? एटमॉस्फेयर से। मिला कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो ये बर्न करने के बाद, क्या करने के बाद? बर्न करने के बाद, बर्निंग के बाद, मतलब बर्न करने के बाद, जलने के बाद, है ना। जलने के बाद ये बनाया क्या? तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कौन से स्टेट में था? गैसियस स्टेट में था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहाँ बर्न के जगह आप रिएक्ट भी लिख सकते हैं। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन में भाग कौन कौन लिया? तो कार्बन और ऑक्सीजन। रिएक्शन में भाग लिया आपका कार्बन और कौन ले लिया? ऑक्सीजन, है ना। रिएक्शन में भाग लिया आपका कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको क्या कह दिया गया? इसको कह दिया गया रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद हमको कौन मिला? नया सबस्टांस मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कह दिया गया? तो इसको कह दिया गया प्रोडक्ट। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन में भाग लिया, तो इसको क्या कहा गया? रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद नया गुण वाला सबस्टांस क्या मिला? तो मिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अभी मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट होता क्या है, आपका प्रोडक्ट होता क्या है ना। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, है ना, कंबाइन करता है और कंबाइन करने के कारण दोनों का एटम रीअरेंज होता है ना। रीअरेंजमेंट के कारण ही केमिकल रिएक्शंस होता है। तो ये सारी बातें थी केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैं आप लोगों से सबसे पहले, आप लोग क्लास 10 के छात्र हैं, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ, आप लोग उस तरीके से इस लेसन को अच्छे से आप लोग पढ़ सकेंगे। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं जो टिप्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सारी चीज आप देख लेते हैं, है ना, बैक क्लासेस के आप लोग पहले से भी ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से अगर एक बार आप लोग देख लें तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा। सबसे पहले आप लोग एलिमेंट्स का टोटल नेम आप लोग एक बार देख लें। एलिमेंट का जितना भी नेम है तकरीबन 114, है ना, इसको आप लोग देख लें। इसके बाद जो है एलिमेंट के सिंबल को देख लें, एलिमेंट के सिंबल को देख लें, उसके एटॉमिक नंबर को आप लोग जान लें और साथ में इसके वैलेंसी को भी आप क्या कर लें, जान लें। ये चार चीज आपको कंफर्म पता होना चाहिए इस लेसन को पढ़ने के पहले। एलिमेंट, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, उसका वैलेंसी। साथ में ये भी देख लें कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका सॉलिड स्टेट में है, कौन सा जो एलिमेंट है वो लिक्विड स्टेट में है और कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में है। ये तीन चीज आप लोग देख लें अच्छे तरीके से। इसके बाद
आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, है ना। फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाना जानते हैं तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके अलावे आपको किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंफॉर्मेशन निकालना भी आना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं CaCO3 तो ये क्या है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल रहा है। तो हम जान रहे हैं Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है। C से क्या होता है, कार्बन होता है। O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम के यहाँ कितना एटम था, एक। कार्बन का कितना एटम था, एक। ऑक्सीजन का कितना एटम था, 3, है ना। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का मेरा मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से बनाने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आने के लिए आपको दो चीज पढ़ना होगा। पहला पढ़ना होगा आपको बेसिक रेडिकल्स के बारे में। बेसिक रेडिकल्स को जानिए, इसके सिंबल को जान लीजिए, है ना, और इसके वैलेंसी को जान लीजिए। ये इतना चीज है। फिर आपको जानना होगा एसिडिक रेडिकल के बारे में। एसिडिक रेडिकल को जान लीजिए, फिर इसके सिंबल को जान लीजिए, है ना, और इसके वैलेंसी को भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगर इतनी बातें जो मैंने अभी बताई आपको, इसके अलावे, है ना, जो मैंने बताया कि एलिमेंट आपको जानना चाहिए, एलिमेंट का सिंबल आना चाहिए, आपको बहुतों का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, साथ में उसका वैलेंसी निकालना आना चाहिए, तब जाके आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो ये था मेरा टिप। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आज मैंने सिर्फ बताया आपको केमिकल रिएक्शन, है ना, वो भी सिर्फ मैंने समझाया आपको, मैंने आज कुछ लिखवाया नहीं है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना, जिसके लिए मैं अगला वीडियो फिर से शुरू से लेके आऊंगा। आज ये सिर्फ डेमो क्लास था, है ना। मैं आगे का वीडियोस और लेके आऊंगा अच्छे तरीके से आपके लिए, आपके पूरे लेसन का। तो आप लोग सिर्फ क्या करें कि अच्छे तरीके से इसको देखें, समझें। और ऐसे आज मैंने आपको केमिकल रिएक्शन समझा दिया है। मैं कल कोशिश करूंगा आपको जो आने वाला वीडियो उसमें केमिकल रिएक्शन से फिर से शुरू करूं। टॉपिक बाय टॉपिक मैं बोर्ड पे आपको नोट्स लिखवाऊं, है ना। नोट्स बनाने के बाद जितने भी एग्जांपल्स आपके बुक में हैं, एनसीईआरटी में है, मैं उनको भी आपको क्लियर करवाऊं। जितने एक्टिविटीज दिए हुए हैं उन सभी एक्टिविटीज को आपको समझाऊं, ताकि कि आपको पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 में आप लोग रट्टा मार के नहीं पढ़ सकते, रट्टा मार के आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना है, ताकि कि जहां एग्जाम में आप बैठें तो जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप अपने राइटिंग स्किल की सहायता से आप अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।